मित्रों, मैं सुभाष शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, कल भारत सरकार के द्वारा PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा इस संस्था को बैन कर दिया गया। यह संस्था जो PFI है मित्रों, इसके ज़्यादा सदस्य सिमी के फाउंडर थे। सिमी का हेडक्वार्टर कानपुर में था। वहाँ से जब सिमी पर प्रतिबंध लगा तो उसके जो सदस्य रह गए थे और सरकार के नज़र में नहीं आए थे, उन लोगों ने मिलकर के एक दूसरा नाम दे दिया, लेकिन काम वही था। इसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना दिया था। इसका मुख्यालय केरला में है। और मित्रों, इसका मुख्य उद्देश्य इस संस्था का कि भारत को 2040 से लेकर के 2060 के बीच में इस्लामिक देश बना देना है। इस संस्था के द्वारा नौजुवकों को, मुस्लिम नौजुवकों को बम बनाने, हथियार चलाने, रेडिकलाइज करने तथा अन्य तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसमें सिखाया जा रहा था कि यदि PFI के सभी सदस्य एक साथ हो जाते हैं और जो बाहर से समर्थन मिल रहा है वो कंटिन्यू रहता है, तो भारत को हम लोग 2050-60 के बीच में इस्लामिक देश बना कर देंगे। इसी बीच मित्रों, जुलाई महीना में फुलवारीशरीफ थाना पटना में पुलिस को एक सूचना मिली कि एक लड़का अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट बना करके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता है तथा विभिन्न समुदायों में धार्मिक द्वेष फैला रहा है। इसी आधार पर फुलवारीशरीफ पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसका बयान लिया गया। उसके मोबाइल पर जो फेसबुक अकाउंट था या जो और सब अकाउंट्स था उसका सर्च किया गया, तो पाया गया कि उसके अकाउंट पर पाकिस्तान का भी बहुत लोगों का नंबर था और पाकिस्तान से भी वो बात कर रहा था। जब उसके बयान के आधार पर PFI के कार्यालय पर छापामारी की गई तो वहाँ पर पाया गया कि 2-3 आदमी थे और ये भी पता चला कि उस केंद्र पर 20-25 आदमी, 30 आदमी नौजुवक रोज़ आते थे, 2-3 घंटा बैठते थे और भीतर में क्या करते थे किसी को पता नहीं चलता था। एनीवे, जब इसके कार्यालय में फुलवारीशरीफ में रेड किया गया तो इसके यहाँ भारी मात्रा में साहित्य मिला और इस्लामीकरण का साहित्य था। उसमें यह कहा गया था कि भारत को 2047 तक इस्लामिक देश दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसमें युवकों को आह्वान किया गया था कि यदि 10% मुस्लिम युवा इस संस्था से जुड़ जाते हैं तो भारत को इस्लामिक देश बनाने में मदद मिलेगा। यह भी उसमें पता चला कि इस संस्था से अरब देश के लोग जुड़े हुए थे, पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए थे और भारी मात्रा में धन इस संस्था को आ रहा था। यहाँ पर आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता था, सुसाइड बॉम्बिंग की प्रशिक्षण दी जाती थी तथा युवाओं के मन में यह जहर फैला जाता था कि तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है, बाकी धर्म अविकसित है, असभ है तथा पुराना है और मूर्ति पूजक है। मित्रों, इस बात को लेकर के बहुत उत्साह था पुलिस में। पुलिस के लोगों ने इसको बहुत अच्छा से ये किया, लेकिन दूसरे दिन जब पेपर में इसका आया कि PFI के कार्यालय से ऐसा ऐसा दस्तावेज बरामद हुआ है, तो सीनियर SP पटना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वहाँ से भारी मात्रा में साहित्य मिला है जिसमें भारत को 2047 के आसपास इस्लामिक देश बनाने की बात कही गई है। उन्होंने बातों बातों में प्रेस वालों के जवाब में कह दिया कि PFI का जो शैली है, कार्य शैली है, वही शैली RSS का है। मतलब उनका RSS और PFI के कार्यशैली में समरूपता दिखाई पड़ी, एकरूपता दिखाई पड़ी। इसका प्रतिक्रिया बहुत खराब हुआ। RSS का जो प्रशिक्षण होता है वह भारतीय संस्कृति, भारतीयता तथा राष्ट्रवादी विचारों का आदान प्रदान होता है। देशों में लड़कों में देशभक्त की भावना भरी जाती है। अपना संस्कृति जो बहुत महान है, पुरातन है, उसकी शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर लाठी वगैरह लेकर के प्रशिक्षण दिया जाता है। लाठी जो है मित्रों एक बचाव का हथियार है, जबकि PFI में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन रहता है, रिवॉल्वर है, पिस्तौल है, तलवार है, अच्छे अच्छे हथियार उन लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। ये हथियार जो होते हैं ये बचाव का हथियार नहीं है, ये ऑफेंस ऑफ वेपन वेपन ऑफ ऑफेंस कहा जाता है। मित्रों, इस तरह से सीनियर SP पटना के द्वारा इस तरह का बयान देने के बाद इस केस की जो गंभीरता थी अचानक गिर गई। पुलिस के द्वारा इसमें अग्रतर अनुसंधान करने में थोड़ा
निष्क्रियता आ गई। यदि जिस रोज फुलवारी शरीफ में जो साहित्य बरामद हुआ था उसी दिन साइमल्टेनियस देश तथा प्रांत के अन्य केंद्रों पर यदि छापामारी किया गया होता तो भारी मात्रा में साहित्य मिलता, हथियार मिलता, पैसा मिलता और सबूत नाना प्रकार का मिलता। लेकिन 10-15 दिनों तक सीनियर एसपी के इस बयान में पूरा लोग उलझ कर रह गया। पुलिस भी समझने लगी कि सरकार पुलिस इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। अनुसंधान अपने सनही गति से चलते रहा जब तक कि एनआईए ने चार्ज नहीं ले लिया। जब केंद्र सरकार को मालूम हुआ कि यहाँ पर ऐसा दस्तावेज पकड़ा गया है तो केंद्र सरकार सतर्क हो गई और पूरे देश में पीएफआई के छापामारी होना शुरू हुआ। तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका था। मित्रों, मुझे पुलिस से तथा इस तरह के जांच एजेंसी से एक निवेदन करना था कि सरकारें आती जाती हैं, पार्टी आती जाती रहती हैं, सरकार बनती है, बिगड़ती है और इस सिलसिला प्रजातंत्र में चलते रहता है, रूटीन मैटर है। लेकिन पुलिस अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकती। पुलिस का काम था कि इस केस में प्रोफेशनल तरीके से हर एक लीड्स का, जैसे एफआईआर में जितनी बातें हैं उसको पढ़ लिया जाए और उसी को यदि एलाबोरेट किया गया रहता तो भारी मात्रा में केंद्रों पर हथियार मिलता, पैसा मिलता, दस्तावेज मिलता और पीएफआई जैसा संगठन से को देखने से पता चलता कि इसमें इंटरनेशनल साजिश है देश को इस्लामिक करके यहाँ पर इस्लाम की स्थापना करने के लिए। मित्रों, मुझे याद है कि 6 महीना पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल आया था जिसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार जो इंग्लैंड में बेस कर गया है उसका कहना था कि 2060 तक वह भारत में इस्लामीकरण करके और इस्लामिक देश बनाने का सपना देखता है। उसका तर्क यह था कि 2060 तक मुसलमानों की संख्या इंडिया में करीब करीब 50 करोड़ हो जाएगी। जिस रोज 50 करोड़ हो जाएगी 50% से ज़्यादा इनके नेता होंगे और जब इनके नेता होंगे तो प्राइम मिनिस्टर इनका होगा और इस्लामिक देश बनाने में सहूलियत होगी। उसी से मिलता जुलता मुझे तो लगता है कि वह पत्रकार का भी इस पीएफआई संगठन से सूचना मिल रही थी और उसका भी इस कनेक्शन होगा जो इंग्लैंड में बसा हुआ है। 6 महीना पहले मैंने स्वयं उस एडिटोरियल को पढ़ा था। मुझे भी लगा था कि आदमी किस आधार पर कह रहा है कि जैसे संख्या बढ़ रही है, सबकी संख्या बढ़ रही है, उसमें केवल मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ रही है, इसलिए संख्या और धर्म परिवर्तन करा करके 2060 तक अपने उद्देश्य को प्राप्ति करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन पीएफआई के से जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह इंटरनेशनल साजिश है। इसको बहुत गंभीरता से पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए था। मित्रों, कुछ दिन पहले 10 साल करीब पहले 5-6 लड़के भागलपुर में जगदीशपुर थाना वहाँ से पकड़े गए थे। वे लोग काउंटर एस्पिनाज में पकड़े गए थे। उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि बाहरी देश इंडिया में अपना स्पाई भेज करके सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेता है, डिफेंस का इंस्टॉलेशन का सूचना लेता है तथा युद्ध के समय में अपनी रणनीति उसी के अनुसार बनाता है। उन लड़कों का बयान पढ़ा गया था। उन लोगों का जो बयान आया था कि वहाँ बांग्लादेश के थ्रू वो लोग पाकिस्तान गए थे, वहाँ जंगलों में एक कैंप बना हुआ था। उन लोगों का जो बयान पढ़कर कैसा लगा कि पूरा अरब देश तथा पाकिस्तान मिल करके भारत में एक जिहादी माहौल बनाना चाहता है और यहाँ पर इस्लामिक राज्य कैलिफेट स्थापित करना चाहता है। मित्रों, मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि पीएफआई जैसा संगठन से सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल है। और कुछ लोगों का कहना है कि पीएफआई में कुछ व्यक्तियों के द्वारा पाकिस्तान का नारा लगा दिया गया, वह प्रोटेस्ट का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पीएफआई वाले पाकिस्तान का नाम लेकर नारा लगा रहे थे तो वो लोग पाकिस्तान के प्रति अपने एलिजियंस या वफादारी व्यक्त कर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्रों। पाकिस्तान का नारा लगा लेने के बाद कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल का सऊदी अरेबिया जितने कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, उन लोगों का समर्थन प्राप्त है। आतंकवाद का फंडिंग इससे हो रहा है। इस संस्था को बहुत पहले प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। काफ़ी विलम्ब होने के कारण संस्था की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। कल एक नया नाम बदल करके पीएफआई के जितने छूटे सदस्य हैं सब एक खड़े हो जाएंगे और वही प्रशिक्षण वही दिया जाएगा। इसमें पुलिस को अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और सतर्क रहना पड़ेगा। मित्रों, एक दूसरा सवाल है कि खुफिया शाखा जो केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दोनों की असफलता है। 30 वर्षों से यह संस्था काम कर रही थी, संगठन तैयार कर रही थी, हथियार जुटा रही थी, पैसा जुटा रही थी और खुफिया विभाग कोई
सूचना नहीं दिया जिस पर कार्रवाई होती। कार्रवाई होने में बहुत विलम्ब है। एनीवे विलम्ब हुआ, लेकिन प्रतिबंधित किया गया, लेकिन इस पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।